वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योगिता एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। ठीक है। एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार आगे चल के साबित होगा। इस चैनल के अंतर्गत मैं 2 तरह की बैचेस पढ़ाती हूँ, लेकिन आपके जो काम का है, मैं उसे बताती हूँ। अभी जो चल रहा है, ये एमपीपीएससी के रिगार्डिंग और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक आप लोग देखें यूपीएससी, उसके अलावा अगर आप बात कर लें, तो जो वन डे शूटर एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी सब्जेक्ट आता है, यह उन बच्चों के लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगी। सबसे पहले विलंब ना करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक। पॉलिटी के अंतर्गत संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, बहुत चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। इवन इनके एमसीक्यू भी मैं करा चुकी हूँ। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं एक टॉपिक को फिनिश करूं, देन उसके बाद उसके एमसीक्यू करवाऊं। आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने सारे वीडियोस उसमें कवर किए हैं। कुछ वीडियोस जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो विदाउट प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर डले हुए हैं, जैसे कि संविधान संशोधन, ये सब मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक। मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। सफलता रातों रात हासिल होने वाली कोई चीज नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जब रस्सी बार बार आती है और वो शिला पे निशान पटक सकती है, तो हम भी हमारा सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें बिल्कुल एक जो कंसिस्टेंसी है आपकी, एक जो कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पे बिल्कुल फोकस्ड रहना होगा। फिर कहूँगी, सुबह मंथली प्लान ना बनाएं, वीकली प्लान ना बनाएं, डेली प्लान बनाएं। टारगेट भले ही छोटा रखें, लेकिन उसे कंप्लीट जरूर करें। सुबह उठिए, क्योंकि रोज दिन एक जैसा नहीं होता। किसी दिन हमें कहीं जाना होता है, किसी दिन कोई घर पे आता है। सब जो प्री डिसाइडेड है, उसके लिए तो आप बिल्कुल सतर्क होकर मॉर्निंग में उठकर 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं, पूरा शेड्यूल रेडी कर लें। और आप मानिए, जब शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और रात को 11-12 बजे आप बिस्तर पर सोने जाएंगे, जब भी आप सोते हैं, तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। चलिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा समाप्त। आ जाइए मूल अधिकार पर। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, हम पढ़ रहे हैं भाग 3। भाग 2 तक मैं आपको नागरिकता तक पढ़ा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाग 3 के बारे में। सारी चीजें मैंने इसके अंदर जितना भी कंटेंट भाग 3 से संबंधित मैं लिख सकती थी, मैंने लिखा है। लेकिन यदि उसके बावजूद भी कुछ कंटेंट छूटता है, तो वो एमसीक्यू फॉर्म में 100% कवर हो जाएगा। बस आप लोगों का मुझे इतना सहयोग चाहिए कि आप इसको एक मतलब सकारात्मक वे में थोड़ा मन को स्थिर करके, दिमाग को स्थिर करके देख ले। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल पीसीएस भी एग्जाम ले रहा है, इस साल नहीं हो तो अगले साल में बैठना। लेकिन जो चाहता है, देखो 50% इस साल लगाओगे, फिर 50% अगले साल, फिर थोड़ा थोड़ा एफर्ट आप हर साल डालोगे, तो इससे तो अच्छा है कि आप पूरा एफर्ट एक ही साल में डाल दो। सब फ्री, आप भी सिलेक्शन लेके फ्री, माता माता पिता भी आपके फ्यूचर को लेके फ्री। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है। टोटल कितने भाग है बता चुकी थी, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल ये भी बता चुकी थी, 12 से 35 में इसका वर्णन है। चलिए पढ़ लेते हैं हम। भारत में भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए हैं। मूल अधिकार वो होते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है। मूल अधिकार हम एक दृष्टि में छोटा सा है, उसको देखेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है।
12 में परिभाषा है और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां है। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका बहुत ही अहम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल दिमाग 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे हुआ तो 35-40 मिनट का। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो आप 30 मिनट अच्छे से बैठ जाए और यहाँ पर देख ले, सारे मौलिक अधिकार आपको याद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी कभी पीसीएस जैसा एग्जाम भी जहां से बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, महिला विभाग के, तो वहां पर भी एक सड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए मूल अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मूल अधिकारों का वर्णन हमारे प्यारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, चलिए, ये पूरे यहाँ आप देख सकते हैं, 31, 32, 31, जस्ट वेट, अरे यार, 31, 33, 31, 33, 34, 35 आपको नहीं पढ़ना, ये आपके काम के नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मेंशन नहीं किया है। तो अगर हम बात करें 12 से 35 की, तो 12 और 13 तो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक दिया है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया है अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दिया है आपको अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया हुआ है आपको अनुच्छेद 32 में। याद रखने योग्य बातें, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने आगे मेंशन किया है, तो अभी समय वेस्ट नहीं करूंगी, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी। यहाँ आपको याद ये रखना है, जो संपत्ति का अधिकार है इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। मतलब कि पहले कितने अधिकार थे हमारे पास? 7, अब कितने बच गए? 6। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। अब इसे संविधान 12 में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, तो संपत्ति का अधिकार 300 का में शामिल है। लगाओ डबल टिबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 300 का में है संपत्ति का अधिकार, कौन से अमेंडमेंट द्वारा इसे हटाया गया, तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978 है। मैं चाहती हूँ कि आप 2 सेकंड का समय लें और इसको अच्छे से रीड कर लें। ओके, करिए। चलिए, आशा करती हूँ आप पढ़ चुके होंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। मूल अधिकारों की विशेषताएं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे, मैं एक एक पॉइंट इसमें बताने वाली हूँ आप लोगों को। मूल अधिकारों की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। मूल अधिकारों की पहली विशेषता, संविधान द्वारा संरक्षित है। मूल अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और उन्हें
सामान्य कानूनी अधिकारों से अलग रखा गया है। ये न्याय योग है। मतलब अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट जाकर कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। अभी अपन वो विधियां भी पढ़ेंगे जिसके थ्रू अपन न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर चलते हैं। असीमित नहीं, इन अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब ये असीमित नहीं है। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम नहीं, इसे निलंबित भी किया जा सकता है ना। इसलिए निलंबित किया जा सकता है कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, हम भाषण दे रहे हैं और आपातकाल चल रहा है, अब अपन दे रहे हैं भाषण, कुछ भी भाषण दे सकते हैं अपन, ऐसे भाषण भी दे सकते हैं जिससे पब्लिक भड़क जाए। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें प्राण देह स्वतंत्रता वगैरह वगैरह है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मूल अधिकारों का महत्व, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इनकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। वे सरकार की मनमानी की कार्रवाई से भी बचते हैं। इसलिए मूल अधिकार बहुत जरूरी है। विधान मतलब कि संविधान, विधान नहीं है ये, लिखने वाले की गलती हो गई। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। लगाओ डबल स्टार। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वो प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव के लिए जारी किया गया था। मतलब मैग्ना कार्टा जो जारी किया गया था वो इंग्लैंड में किया गया था। जो सामंत लोग थे, वहां की जो पब्लिक थी उस पे क्या दबाव बना लेते थे अननेसेसरी, तो वहां पर ये मैग्ना कार्टा जारी किया गया था। और ये मैग्ना कार्टा जो जनता थी उसके हित के लिए उसमें वचन लिखे थे। तो इसी तरह जो हमारा संविधान का भाग 3 है, मौलिक जो अधिकार है वो हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हमें बहुत से राइट दे रहे हैं, है ना। मतलब कुल मिलाकर ये क्या हो गया, मैग्ना कार्टा। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। रीट क्षेत्राधिकार, है ना, रीट अभी पढ़ेंगे अपन, 5 तरह की रीट है। इसके आगे यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32 के तहत, है ना, आर्टिकल 32 बाद में पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, देखिए 5 तरह की टोटल रीट होती है। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रशा। तो हम जो पहली पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अगर आज आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो फंडामेंटल राइट्स की तरफ से आप लोग फ्री हो जाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यह एक कानूनी आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपको शव प्रस्तुत करना होगा। शव मतलब वो शव नहीं, डेड बॉडी नहीं, सशरीर। आपको न्यायालय में व्यक्ति को अगर आपने हिरासत में लिया है तो इसे हिरासत में लेने का कारण भी बताना होगा, और आने जाने का टाइम, कोर्ट तक आने जाने का टाइम अगर आप छोड़ दें तो 24 घंटे में आपको उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत भी करना होगा। देखिए हमें पता ही नहीं है, पुलिस ने, लोग पुलिस को देख के घबरा जाते हैं, अरे बाप रे, उन्हें कोई राइट्स नहीं, उन्हें बताना होगा कि उन्होंने हमें क्यों यहाँ गिरफ्त करके रख रखा है। अगर रखा है तो 24 घंटे में हमें कोर्ट भी उसको ले जाना होगा। ठीक है, तो जानिए अपने बारे में। यानी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह किसी व्यक्ति की मनमानी, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। चलिए, परमादेश, परमादेश भी रीट है या कानूनी आदेश है।
जिसे एक उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय पर क्या किया जाता है, सरकारी प्राधिकरण या किसी अधिकारी को जारी किया जाता है। यह आदेश उस व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य को करने या किसी कार्य को न करने के लिए निर्देश देता है। फरमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि हम आदेश देते हैं, है ना। यह किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए कि इस चीज की जांच मत करिए या इस चीज की जांच करिए, ठीक है। फिर होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध भी एक तरह की कानूनी आदेश है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत को किसी विशेष मामले में कार्रवाई रोकने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। उत्प्रेषण, यह भी जो है अ, ये भी जो है उत्प्रेषण, ये प्रतिषेध की भांति ही होता है जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी मामले को या तो स्थानांतरित करने या उनके आदेश को रद्द करने के लिए कहा जाता है। कहता है उच्च न्यायालय जो उनके निचले लेवल पर न्यायालय होता है, या फिर आप देख सकते हैं कि जो न्यायाधिकरण होता है उसको कहते हैं कि भैया आप इस काम को या तो रोकें या इस काम को हमारी तरफ ट्रांसफर करें, ठीक है। उन मामले में जारी किया जाता है जहां उच्च न्यायालय को लगता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य किया है या किसी तरह का कोई फैसला सुनाने में या कार्य में किसी तरह की त्रुटि रह गई। अब ये क्या करता है, जो उच्च न्यायालय होता है वह उनसे जो नीचे न्यायालय आते हैं जैसे जिला न्यायालय, इनको क्या करते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना है, अब ट्रांसफर करो इस काम को। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा एक न्यायिक रीट है जिसका उपयोग अद- अदालत किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय या अधिकार के धारण के दावे की जांच करने के लिए करती है। यह रीट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा न कर सके, है ना। मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो जो उसको नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है, तो ये अधिकार परीक्षा ये पूछता है यहाँ पर कि आपने किस अधिकार से ये कार्य किया। चलिए आगे चलते हैं अब अपन मौलिक अधिकार। अब कुछ मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों और विदेशियों, मतलब जो हमारे भारत की जनता है नागरिक और जो बाहर से आए विदेशी, दोनों को प्राप्त है शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। कानून के समक्ष क्षमता हम सभी को देंगे। अपराधों के अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी सभी को देंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, बलाश्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। ये नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। देखते हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। जो केवल नागरिकों को प्राप्त है अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। धर्म मूल, ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। धर्म मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता, 6 तरह की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। चलिए हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 14, 12 से लगाकर 35 तक बता चुकी हूँ मोटा मोटा। किस अनुच्छेद में क्या लिखा हम वो पढ़ लेते हैं।
चलिए, समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18, फिर हम पढ़ेंगे 19 से 22, 22 23 ऐसे करके। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह सभी के लिए समान व्यवहार करेगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ नहीं जाएगा। यह अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि मतलब कि कानून के सामने और विधियों का जो नियम बने हैं वो सभी के लिए क्या है बेटा, समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म के आधार पर भेदभाव को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। मतलब कि किसी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया तू इस धर्म का है, इस जाति का है, स्त्री पुरुष है, तेरा वंश ये है या तेरा जन्म यहाँ पर हुआ, इस चीजों को लेकर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। कोई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आया तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तू भैया हिंदू है इसलिए हम नहीं देंगे। मतलब भेदभाव आप लिंग से, जाति से, मूल स्थान से, इनके आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद जो 16 है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाओ डबल स्टार, बहुत बार पूछ चुका है। अस्पष्टता का उल्लंघन करता है तथा किसी भी रूप में इसका पालन निषेध है। अनुच्छेद कहता है कि अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है, मतलब मना है। अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी तरह की अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अनटचबिलिटी का रूल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। छुआछूत की जो बीमारी है उसे खत्म कर दिया गया है। अब अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत वाला, अनटचबिलिटी वाला, अस्पष्टता वाला, और वो न्यायालय पहुंच गया तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि यह दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी सिवाय सैन्य और शैक्षणिक सम्मान, है ना। जैसे कि परमवीर चक्र मिलता है, आप परमवीर चक्र देते हैं तो सैन्य से संबंधित है, ये उपाधि मिल जाएगी। साथ ही कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये पहला फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंतर्गत क्या दिया था, एक, जिसके अंतर्गत 18 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 14 से 18 तक हम पढ़ चुके हैं कि अब हम पढ़ेंगे 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत टोटल 6 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। देखो, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो फिर वह अंदर से पूछता है कि 19 ए में क्या है, 19 सी में क्या है, 19 डी में क्या है। ये 6 तरह की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत दी हुई है वो आपको ज्ञात होनी चाहिए। आइए जानते हैं 6 स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दी हुई है अनुच्छेद 19 एक ए में। अपने विचार, राय, विश्वास और धारणाओं को स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त करने का अधिकार देता है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 एक बी, यह प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार भी शामिल है। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 एक सी, सभी नागरिकों को संघ, यूनियन, सहकारी समितियां या किसी अन्य व्यक्ति निकाय जैसे राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदारी फर्म, सोसाइटी, क्लब, संगठन
ट्रेड यूनियन आदि बनाने का अधिकार है। 19(1)(d) ये क्या बोलता है? आवागमन की स्वतंत्रता। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए 19(1)(b) में क्या है? एकत्र होने की स्वतंत्रता, है ना। 19(1)(a) में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) में है एकत्र होने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में है आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देती है। कोई भी व्यक्ति राज्यों के बीच या एक राज्य के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। निवास की भी स्वतंत्रता है भैया हमें। 19(1)(e) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। 19(1)(f) ये हो गई आपकी टोटल 6 स्वतंत्रता। पेशे आदि की स्वतंत्रता, है ना, प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं। सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी पेशा अपनाने, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये 19 कंप्लीट हो गया। 19 के अंतर्गत हमने 6 स्वतंत्रताएं पढ़ी। अब हम आ गए 20 पर। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 20 और 21 नंबर के आर्टिकल आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अधिकार किसी आरोपी व्यक्ति को मनमाने और अत्यधिक दंड से बचाता है, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी हो या कोई कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगम। ठीक है, मतलब जो अपराध, मान लीजिए कानून थोड़े समय बाद चेंज हो गया, मान लीजिए मैंने किसी की जेब से 10 रुपए चुराए, तो अभी मान लीजिए जिस समय चुराए उसके लिए 1 वर्ष की सजा है। थोड़े समय बाद जब जज मुझको सजा सुना रहे हैं, हो सकता है उसकी 5 वर्ष की सजा हो गई हो, लेकिन जिस समय हमने अपराध किया उस समय का ही क्या लगेगा? कानून लगेगा। अब अतिरिक्त वो नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना, एक मर्डर करो तो भी वही सजा, 10 करो तो भी वही सजा। लाइक दिस। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 यह अधिकार घोषित करता है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। ठीक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाइए इस पे डबल स्टार। ये 21(a) है, मतलब कि इसको जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 21(a) 21(a) क्या कहता है? यह अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा बच्चे 0 से 14 कर देते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, उच्चतर या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रावधान 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसे संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किए गए ये हम देखते हैं। नए मौलिक अधिकारों में ऑब्वियसली 21 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 ये नीति निर्देशक तत्वों में आएगा, इसी के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि विषय वस्तु में परिवर्तन करके निर्देश दिया गया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, पहले 10 थे, फिर इस समय क्या करा, एक और जोड़ा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसे RTE कहते हैं, RTE फुल फॉर्म इज दैट राइट टू एजुकेशन, अधिनियम 2009 पारित किया गया।
इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई गार्जियन या उसका संरक्षण ऐसा करने के लिए मना करते हैं, तो यह भी एक दंडनीय अपराध होगा। चलिए अब आ जाइए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव तस्करी और मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध है। आर्टिकल 23 यह प्रावधान मानव तस्करी, बेगार या जो बंधुआ मजदूरी है आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध होगा। है ना, बंधुआ मजदूरी मतलब बांध लिया हमने मजदूर को और सील लगा दी कि भैया ये आप जब तक मरेगा तब तक हमारे यहाँ काम करेगा, उसका कोई श्रम नहीं मिलता, बंधुआ टाइप का रहता है। तो बहुत गलत व्यवस्था थी ये, जिसका अब अंत हो चुका है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तियों को न केवल राज्य के कार्यों से बल्कि निजी व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 यह प्रावधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधि में काम करने से प्रतिबंधित करता है। हालांकि यह हानि रहित या गैर खतरनाक गतिविधियों में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता। ये कुछ अधिनियम है, आप इनके बारे में जान लें तो अच्छा रहेगा। पढ़ लीजिए, मेंस में भी काम आता है। पुश करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा आप। अब चलते हैं हम आगे की ओर। बस 5 मिनट का और है। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। यह मौलिक अधिकार नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में कुछ सीमाओं के अधीन किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की गारंटी। 26 बोलता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 विशेष धर्म को बढ़ावा देने या समर्थन देने के लिए कोई भी कर लगाने से रोकता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं, विशेषकर राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। जो राज्य द्वारा अनुदान मिल रहा है जिस संस्थाओं में, वहां आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन मदरसे जैसी जो जगह है वहां पर आज भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 29 और 30। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार की रक्षा करता है। एंड द लास्ट आर्टिकल 32 जिसके तहत हम रीट जारी करते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संवैधानिक उपचार कहा है, जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे हृदय और आत्मा कहा गया है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि किस आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यू कराऊंगी। जबरदस्त एमसीक्यू होने वाले हैं, आज आप इसे पढ़ लीजिए।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।